आप लोगों को जो है न्याय दिला सकते हैं। गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे आप करवा सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी कैसे ला सकते हैं। मैं काफ़ी सीनियर तरीके से फीवर से ग्रस्त हो जाता हूँ और बाद में पता चलता है कि मेनिंजाइटिस है और मैं लगातार मैथ्स में जो है जब प्री बोर्ड एक नेक्स्ट दिया मैंने जब आया तो फेल हो गया मैथ्स में। मेरे हाउस मास्टर एक ही गांव से जो कि अभी यहीं पास में ही प्रिंसिपल रहे हैं कासगंज विद्यालय में। तो एक फादरली फिगर की तरह वो मेरे लिए उभर के आए और मैं उनका ज़िंदगी भर शुक्रगुज़ार रहूँगा कि मैम अगर मुझे ये बोल रही है तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो होगा ही। मेरा सपना था कि मैं फिज़िक्स में या फिज़िसिस्ट बनूँ या कोई साइंटिस्ट बनूँ। तो फिर मैंने एमफ़िल के लिए दिया मगर जेएनयू में मेरा नहीं हो पाया। तो इंटरव्यू में मैं रह गया। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पीयूष गौड़ है। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय हरिद्वार 2006 से पास आउट हूँ और वर्तमान में मैं गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश में पीसीएस ऑफिसर हूँ और अलीगढ़ में पोस्टेड हूँ। आज मैं आपके सामने अपने जो नवोदय की यात्रा है 7 साल सिक्स क्लास से लेकर 12वीं तक के और उसके बाद जो उत्तर प्रदेश सरकार का जो हिस्सा बनने की जो एक जर्नी है उसको आपके सामने जो है मैं साझा करना चाहूँगा। ये बात है 90s की, जब जो है मेरे पिताजी जो है हरिद्वार में पोस्टेड थे कृषि विभाग में। तो हमें नवोदय का तो कुछ पता नहीं था मगर जो स्थानीय स्कूल में जो है पढ़ाई की और पिताजी ने जो है 5th क्लास में जो है नवोदय विद्यालय का फॉर्म कहीं से लेके आए। कहा कि क्योंकि मेरा मैथ थोड़ा ठीक था तो उन्होंने सोचा होगा कि जो है ये बोर्डिंग स्कूल में शायद हो जाए। तो उन्होंने जो है उनका फॉर्म भर दिया, जो है एडमिशन नवोदय में हो गया। तो यहाँ से जो है नवोदय विद्यालय की यात्रा शुरू होती है और हमारे लिए मेरे लिए तो ये एक बिल्कुल लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। तो 6 क्लास में जो है हमें जो है अलॉटमेंट किया गया डॉर्मेट्रीज का। पहले पहले तो काफ़ी शाम तक होते ही जो है घर की याद आना और जो है क्योंकि आप अपनी फैमिली छोड़ के आए हुए तो ये एक बच्चे के लिए काफ़ी जो है थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट होता है। धीरे धीरे जो है ये यात्रा शुरू हुई। 6, 7, 8 क्लास ऐसे ही हंसते खेलते बीत गए और 10th क्लास में एक मेरा एक जीवन का एक महत्वपूर्ण एक टर्निंग पॉइंट आता है और सितंबर के आसपास मैं काफ़ी सीनियर तरीके से फीवर से ग्रस्त हो जाता हूँ और बाद में पता चलता है कि मेनिंजाइटिस है और इस वजह से मुझे स्कूल छोड़ना पड़ता है और काफ़ी जो है इलाज के बाद काफ़ी जो है घर रहने के बाद मैं जनवरी में वापस जो है नवोदय विद्यालय में आता हूँ मगर उसके लिए भी जो है मना कर दिया गया था क्योंकि अटेंडेंस शॉर्ट हो गई थी, सब चीज़ें जाती हैं सीबीएसई को। तो सजेस्ट किया गया बाकी टीचर्स द्वारा और बाकी लोगों द्वारा कि जो ड्रॉप करा दी जाए क्योंकि 10th क्लास के एग्ज़ाम जो है उसके मार्क्स हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, देखे जाते हैं। तो शायद अभी तक आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपकी जो है एकदम परसेंटेज नीचे चली जाएगी। खैर मगर बहरहाल पापा ने कहा कि नहीं, जो है इनको कंटिन्यू कर देना चाहिए क्योंकि जो है मैं अपने बच्चों को पीछे नहीं, लाखों बच्चों से पीछे चला जाएगा। तो खैर मेरा थोड़ा-सा एकेडमिक रिकॉर्ड उन्होंने देखा कि ठीक था, तो मुझे अलाउड कर दिया गया। मगर समस्या सबसे बड़ी ये थी कि जो है सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका था, प्री बोर्ड भी शुरू हो चुके थे, इनफैक्ट 2-3 प्री बोर्ड हो चुके थे और मैं लगातार मैथ्स में जो है जब प्री बोर्ड एक नेक्स्ट दिया मैंने जब आया मैं, तो फेल हो गया मैथ्स में। तो फिर समस्या ये थी कि सिर्फ़ 1 डेढ़ 2 मार्च में शायद एग्ज़ाम थे उस दौरान, तो डेढ़ महीने का समय था सब कुछ करने का और मुझे डॉक्टर ने सलाह भी दी कि थोड़ा ज़्यादा प्रेशर भी नहीं डालना और मैं मेडिसिन पे भी था। 9 बजे ही मुझे नींद आ जाती थी। मेरे हाउस मास्टर एक गांव से जो कि अभी यहीं पास में ही प्रिंसिपल रहे हैं कासगंज विद्यालय में। वो काफ़ी सपोर्टिव बायोलॉजी के टीचर थे। उन्होंने मेरी काफ़ी केयर की एज़ अ पेरेंट की तरह बिल्कुल रोज़ देखते थे कि दवाई ली कि नहीं ली। तो एक फादरली फिगर की तरह वो मेरे लिए उभर के आए और मैं उनका ज़िंदगी भर शुक्रगुज़ार रहूँगा कि हमें नवोदय विद्यालय में एक फैमिली के तौर पे जो है एक माहौल मिला। ख़ैर 10th क्लास हुई और जो है बोर्ड एग्ज़ाम्स दिए तो 75% मेरे स्कोर हुआ और मैथ से मेरे 80 नंबर आए। तो बोर्ड पे नाम लिखा जाता है जिनके 75% से है, आखिरी में मेरा ही नाम वहाँ पे था, बिल्कुल डॉट 75% आए। तो मेरे लिए ये एक तरह से मेरे लिए टीचर्स के लिए इनके लिए एक तरह से प्राउड मोमेंट हुआ क्योंकि उनकी मेहनत सफल हुई
मेरे बाकी जो मेरे क्लासमेट थे, उन्होंने मेरी सहायता की मैथ्स में और साइंस में। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक वही इशू थे, और मेरे लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर हुआ कि मैं अल्टीमेटली मैं नवोदय का नाम भी जो है बच गया, और जो है मैं भी सफल हो गया। अब 10th के बाद समस्या होती है कि जो है आप किस फील्ड की तरफ जाएंगे। तो जो थोड़ा अपेक्षाकृत जिनके नंबर कम होते हैं मैथ्स और साइंस में, उनको जो है ह्यूमैनिटीज़ वगैरह या फिर कॉमर्स साइड दिया जाता है, मगर हमारे यहाँ नहीं थी। तो मगर उसी दौरान जो है ह्यूमैनिटीज़ आई हमारे विद्यालय में। तो मेरे ऊपर प्रेशर ये था कि जो है मुझे ह्यूमैनिटीज़ ज्वाइन करने के लिए कहा गया, मगर मेरा सपना था कि मैं फिजिक्स में या फिजिसिस्ट बनूं या कोई साइंटिस्ट बनूं, कहीं आगे आईआईटी वगैरह में जा कर के जो है आगे कुछ करूं। तो वो सपना एक धराशायी होता नज़र आया, और मैं बड़ा परेशान था उस वक्त। तो मैं साइंस क्लास में जाके बैठ जाता था, मेरा अंतरात्मा जो है मुझे मना कर रही थी कि जो है मैं किधर फंस गया। खैर, लाइफ का अपना एक साइंस होते हैं, लाइफ के अपने ओमन होते हैं। एंड लेटर ऑन जब मैंने बात की प्रिंसिपल सर से, तो उन्होंने कहा कि देखो बेटा, दिन छोटा करने वाली बात नहीं है, और ह्यूमैनिटीज़ में भी जा कर के आप जो है जीवन की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। आप मैं कि सर उसका माध्यम क्या है, तो उन्होंने माध्यम बताया कि आप जो है एकेडमिक्स में जा सकते हैं, आप जो हैं हिस्टोरियन बन सकते हैं, आप जो एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं। मैं कि सर एडमिनिस्ट्रेशन, तो उन्होंने बताया कि जो है इसमें आईएएस पीसीएस सभी अधिकतर जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपका जीवन रुक गया, साइंस के इतर भी जो है दुनिया है। तो फिर जब 2 महीने की छुट्टी के बाद वापस आए, तो फिर मैंने ह्यूमैनिटीज़ को जो है आत्मसात कर लिया, और मैंने उसी दौरान डिसाइड कर लिया कि जो है यहाँ तो मैं नहीं कर पाया, मगर अब आगे जो है मैं इसमें कुछ अच्छा ही करने की कोशिश करूँगा। तो मैंने जो है वहाँ पे प्रतियोगिता दर्पण वगैरह मैगजीन आती थी, तो मैंने थोड़ा फ्लिप करनी शुरू करी, अखबार पढ़ने की आदत डालनी शुरू करी, और थोड़ा सा एक मोटिवेशन आया, इंटरव्यू पढ़े, तो लगा कि जो है हाँ, कुछ इस फील्ड में किया जा सकता है। खैर, 11th क्लास हुई, 12th क्लास हुई, हंसते खेलते सब जो है स्पोर्ट्स में, इधर कल्चर प्रोग्राम को करते हुए 11th क्लास। थोड़ा नवोदय का सबसे बड़ा फायदा होता है कि आपको लीडरशिप स्किल भी आपकी डेवलप की जाती है, साथ साथ आपको कल्चर प्रोग्राम में और बाकी को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपको पार्टिसिपेट का खूब मौका मिलता है। तो हमारे जो अभी भी वर्तमान में जो नवोदय विद्यालय में बच्चे हैं, वो इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह ले, जितने भी संसाधन संसाधन आपको प्रोवाइड किए गए हैं उनका भरपूर प्रयोग करें, क्योंकि आपके आगे जा करके बायोडाटा सीविंग में काफ़ी काम आएगा। आपके इंटरव्यू में भी ये आपका बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है कि आप स्पोर्ट्स में जो है अच्छा परफॉर्म करें, या किसी कल्चरल एक्टिविटीज़ में आप लीडरशिप की पोजीशन पे आएँ। यूथ पार्लियामेंट होती है, नेशनल लेवल के ओलंपियाड होते हैं, एनएसएस है, स्काउट्स एंड गाइड है। इन चीज़ों में जो आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, तो ये आपकी करियर में बहुत अच्छा आपको रिफ्लेक्ट करेगा, आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करेगा, आपका खुद का भी एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा इससे। तो खैर 11th क्लास 12th क्लास में अ, मेरे बढ़िया मार्क्स आए, और उसके बाद जो है अब आगे की समस्या थी, अब क्या करें। तो ग्रेजुएशन का कोई आइडिया नहीं था, उस समय इंटरनेट मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, इतना जो है उसका एक्सपोजर नहीं था। तो खैर हमारी म्यूज़िक मैम ने बताया कि जो है इंडियन इंडिया टुडे की मैगजीन आती है, उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज की लिस्ट आती है कि कौन से टॉप कॉलेज हैं किस स्ट्रीम में, साइंस में, ह्यूमैनिटीज़ में। तो वो एडिशन हमें मिल गया। तो मेरे एक मित्र सुमित, वो भी उसने भी वो देखा, तो हमने कहा कि यार देखते हैं कि इस फील्ड में, अगर हम इस फील्ड में हैं ही, तो इसमें टॉप कॉलेज या टॉप यूनिवर्सिटीज़ कौन सी होती हैं, जैसे साइंस में आईआईटीज़ होती हैं। तो हमें पता चला कि दिल्ली यूनिवर्सिटी और का नाम है, नंबर 1 यूनिवर्सिटी मानी जाती है। हमने उसमें देखा कितनी परसेंटेज हमें चाहिए, 12th क्लास में हमने एक प्लान बनाया, और उस समय शायद 85% से नीचे किसी भी फील्ड में नहीं जा सकते थे। तो हमने टारगेट रखा कि 90 से ऊपर जो है इसको टारगेट रखना है, क्योंकि बढ़ेगी तो है ही। तो फिर खैर अल्टीमेटली हमने किया, और हमारा दोनों का एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो गया। और अंसाज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने बीए हिस्ट्री ऑनर्स किया। 2006-7 में एकेडमिक ईयर में मेरा एडमिशन हुआ, और मुझे हॉस्टल मिल गया, क्योंकि मैं दिल्ली से नहीं था, तो बाहर के बच्चों को प्रेफरेंस दी जाती है। मुझे लगा कि यही मौका है कि अपने आप को जो है यहाँ पे डेवलप करने का, अपने आप को निखारने का। खैर, मगर मीडियम पे इंस्ट्रक्शन, जब ये समस्या है कि टीचर्स जो है अधिकतर इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते थे, हालांकि बच्चे वहाँ हिंदी मीडियम से भी थे, मगर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बेसिकली जनरली वो इंग्लिश में ही होता था। तो मेरे लिए बड़ी समस्या हुई, क्योंकि हमारा जो मीडियम, वहाँ भी अपॉर्चुनिटी थी नवोदय में भी इंग्लिश में, मगर जो है
हिंदी में हमने पढ़ा। और अब समस्या ये थी कि अब कैसे किया जाए, कि कोप अप कैसे, या तो ड्रॉप कर दिया जाए या फिर जो है इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन किया जाए। खैर मैंने फिर उस समय यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि कभी-कभी आपको सजेशन, जो लाइफ अल्टरिंग सजेशन आपको मिलती हैं अपने सीनियर से, अपने जो है टीचर से। तो ऐसे समय जब आपको डिफिकल्ट डिसीजन लेते हैं, जो इस फील्ड में काम कर चुके हैं, जो उस फील्ड में अनुभवी लोग हैं, उस उन व्यक्तियों से बात करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। और कम से कम आप 2-3 व्यक्तियों से बात करें, तो आपको निर्णय लेने में जो है बहुत आसानी हो जाती है। तो मैंने अपनी कीर्ति मैम, जो हमारी इकोनॉमिक्स की टीचर्स थी पीजीटी, उन उनसे मैंने बात की कि मैम मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, कि मीडियम चेंज कर दूँ, क्या करूँ? तो उन्होंने कहा बेटा देखो, आगे-आगे जो है दुनिया जिस स्पीड से जो है बदल रही है, उसमें जो इंग्लिश की इम्पोर्टेंस जो है बहुत बढ़ने वाली है। और दूसरा जो स्टैंडर्ड मटेरियल है वो इंग्लिश में ही जनरेट हो रहे हैं। तो आपकी हिंदी अच्छी है, कोई समस्या नहीं है। अब आप एक नई लैंग्वेज भी सीख जाएँगे अच्छी तरह से, तो आप और मैं आपका कैलिबर 10th क्लास में देख चुकी हैं, तो यू कैन डू इट। सो दैट वाज़ अ मोमेंट फॉर मी, एंड आई डिसाइडेड कि मैम अगर मुझे ये बोल रही है, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो होगा ही। तो मैंने उसी दिन से जो है अपने आप पे काम करना शुरू किया, इंग्लिश पे काम करना शुरू किया, और कम से कम 6 महीने की मेहनत के बाद थोड़ा-सा मैंने अपने आप को सेक्लूडेड किया। और टाइम्स ऑफ इंडिया जो इंग्लिश का न्यूज़पेपर आता था, उसको लगाया रेगुलर, एक आदत डेवलप की कि इसको पढ़ूँ मैं, दिन में नहीं तो शाम को। तो मैं धीरे-धीरे मैं उस पे काम करता गया, और 6 महीने बाद जो है कंफर्टेबली इंग्लिश मीडियम में लिखना शुरू कर दिया। और फिर ऐसे ही सेकंड ईयर बीत गया, थर्ड ईयर आ गया। अब थर्ड ईयर के बाद जो है, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो माहौल था, उसमें सबसे फ़ायदा मुझे ये हुआ कि जो मेरे पास कंपनी ऑफ स्टूडेंट्स थी, वो हाई क्वालिटी थी। उनके एम्बिशियस लोग थे, और जो है वो आगे ज़िंदगी में कुछ करना चाहते थे। कुछ लोग आईएएस बनना चाहते थे, कुछ लोग जो है एकेडमिक्स में प्रोफ़ेसर बनना चाहते थे, कुछ लोग बाहर जाना चाहते थे, कुछ स्पोर्ट्स में अच्छे थे, स्पोर्ट्स कोटे से भी लोग आते हैं। बास्केटबॉल प्लेयर हमारे पास थे नेशनल लेवल के। तो ये चीज़ें आपको जो है, मैंने ऐसे लोगों से दोस्ती करने की कोशिश की जो है थोड़ा एम्बिशियस हो। तो ये आपके लाइफ़ में चेंज लाती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप ऐसे समय जब अ, मन भटकाव हो सकता है, आपकी एज ऐसी होती है, तो आपको कंपनी ऑफ फ्रेंड्स जो है सोच समझ के आपको डेवलप करनी होती है। तो उनके सहयोग से भी जो है एक्सपोज़र मिला, बोलने का सलीका आया, बात करने कैसे लोगों से डील करना है, कैसे लोगों का उठना-बैठना है। तो ये एक्सपोज़र, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी के लिए इससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। तो आपको शाई नहीं होना है, आपको इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स फ़ील नहीं करना। अगर आपके साथ जो है थोड़ी विपरीत परिस्थितियाँ भी आती हैं, तो ऐसे समय आप उसको लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह लेंगे, तो वो आपकी ओवरऑल आपके व्यक्तित्व को निखार लाएगा, आपके व्यक्तित्व में। तो इसी तरह जो है थर्ड ईयर जब जब बीत गया, तो उसके बाद आगे अब क्या किया जाए? तो जो कि मकसद था, तैयारी शुरू की जाए। मगर अभी एज नहीं हुई थी, तो 21 साल मिनिमम एज चाहिए। तो अब था कि मास्टर्स ही कर लिया जाए, तो मास्टर्स का फॉर्म मैंने भर दिया, और जो है देखा कि इसमें अच्छी यूनिवर्सिटी कौन-सी है। तो मेरे साइड में जो है था, यूनिवर्सिटी टॉपर था उस समय का, वो मणिपुर से लड़का था, नॉर्थ ईस्ट का, नहीं अच्छी बात होती थी। मैंने कहा कि जेएनयू टॉप माना जाता है इस फील्ड में, हिस्ट्री में और ह्यूमैनिटीज़ में बेसिकली। तो जैसे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कि एंट्रेंस देना पड़ेगा। ठीक है। तो 1 महीना जो हमारे पास था, थर्ड ईयर के एग्ज़ाम भी होने थे, तो जो है पूरा जो है 3 साल का जो है इसमें सिलेबस जो है, आप ग्रेजुएशन लेवल का आपका सब कुछ सिलेबस आता है, तो उसको हमने रीड किया, और मैं लगातार थोड़ा बहुत पढ़ता ही रहता था उसके लिए, क्योंकि प्रिपरेशन का थोड़ा-सा जुनून था। तो जेएनयू का एग्ज़ाम क्लियर हो गया, अब मेरा हिस्ट्री में हो गया, कोर उसमें मॉडर्न हिस्ट्री में। तो मेरा एडमिशन हुआ। फिर एक मुझे भी बहुत बंगाल से, सदर्न इंडिया से, मिडिल सेंट्रल इंडिया से, कश्मीर से भी वहाँ पे लोग थे। तो ऐसे जो है, वो प्रोफ़ेसर जिनकी बुक्स जो है, हम जो है एनसीईआरटी, जैसे कि रोमिला थापर और आर.एस. शर्मा जो है, ये यहाँ से निकल चुके थे, और हमें जो आदित्य मुखर्जी सर थे, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, जो उनकी बुक है मॉडर्न हिस्ट्री की, वो जो है ग्रेजुएशन में थी। तो उन प्रोफ़ेसर से जब रूबरू हुई, तो एक तरह से एक नया एक इट वाज़ अ ड्रीम कम ट्रू। अब जो है ग्रेजुएशन बीत गई, अब इसके बाद जो है सबसे बड़ी समस्या थी कि जो है कैसे स्ट्रैटेजाइज़ करके जो है तैयारी आगे शुरू की जाए। मगर इस समय एक समस्या उत्पन्न एक दूसरी भी हुई कि अगर
आप अगर एडमिनिस्ट्रेशन में जाने का मौका नहीं मिलता है, अगर नहीं होता है 5% 1% चांस, तो आपके पास एक अल्टरनेटिव प्रैग्मेटिक सोच से अगर हम देखें लाइफ को, एक प्रैक्टिकल लाइफ से भी आपको सोचना होता है कि प्रैक्टिकल वे में कि अगर नहीं होता है तो आप क्या करेंगे। तो एक एट द बैक ऑफ माइंड ये समस्या थी, तो मैंने सोचा कि एकेडमिक फील्ड में जब एमए कर ही लिए तो मे बी एक एमफिल भी की जा सकती है भविष्य में। तो एमए में क्या हुआ कि मेरा नेट जेआरएफ क्लियर हो गया, मैंने पहली बार दिया था, मेरा जेआरएफ क्लियर हो गया और अब मेरे पास एक फेलोशिप का ऑप्शन था कि मैं रिसर्च में जाऊं और रिसर्च फील्ड में जाऊं और फील्ड में जो है आगे बढ़ूं। तो अ, तो मैंने सोचा कि जो रिसर्च के साथ साथ जो है मैं तैयारी भी कर सकता हूँ, मेरे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है। तो फिर मैंने एमफिल के लिए दिया, मगर जेएनयू में मेरा नहीं हो पाया, इंटरव्यू में मैं रह गया। और 1 साल का जो समय था, उस समय मैंने सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में जो इंटर्नशिप थी, ये आरटीआई का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिस होता है, उसका हाईएस्ट कोर्ट होता है। तो वहाँ पे शैलेश गांधी सर कमिश्नर थे और वो इंटर्न्स को जो है उस पे रखते थे कि जिससे कि फास्टर डिस्पोजल ऑफ आरटीआई का, जैसे कि पेंडेंसी सुप्रीम कोर्ट में है तो ऐसे ही जो है सेंटेंस की पेंडेंसी काफ़ी हो गई थी, तो उसके फास्टर डिस्पोजल के लिए वो इंटर्न रखते थे। तो मैंने भी इसमें अप्लाई किया और इसमें मेरी आदित्य प्रसाद जो कि मेरा मित्र था और अभी फिलहाल में जो सुप्रीम कोर्ट में नॉमिनल लॉयर है, वो काफ़ी सामाजिक रूप से जुड़ा हुआ था चीज़ों से और लाइफ में जो है पुअर लोगों के लिए वो काम करना चाहता था। तो उसने जो है आरटीआई के मूवमेंट से जुड़ा हुआ था, उसने मुझे उसमें शामिल किया और इस वहाँ पे मुझे जो है एक एक्सपोजर मिला कि सेंट्रल लेवल पे जो है योजनाओं का कैसे क्रियान्वयन होता है, कैसे जो है आप जो है आरटीआई के थ्रू जो है आप लोगों को जो है न्याय दिला सकते हैं। आरटीआई के थ्रू जो है गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे आप करवा सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी कैसे ला सकते हैं। तो इससे जो है मेरे अंदर वो जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि जो है और इच्छा मेरी जो है प्रबल हुई कि जो है मैं डायरेक्ट एडमिशन में आऊँ। तो उसके बाद इंटर्नशिप करने के बाद मैं एमफिल में मैंने उस समय पढ़ाई शुरू की एंट्रेंस के लिए अगले साल के लिए। तो फिर मेरा एडमिशन जो है एमफिल में हो गया और यहाँ से मैंने अपना जो है तैयारी को थोड़ा सा समयबद्ध तरीके से और जो स्ट्रैटेजी तरीके रणनीतिक रूप से करना शुरू किया। मगर रिसर्च एक ऐसा फील्ड है कि जो आपसे एक डेडिकेशन चाहता है, क्योंकि आपको नॉलेज यहाँ पे नॉलेज एक्यूमुलेशन नहीं करना है, एक नॉलेज प्रोडक्शन करना है। और ज्ञान का प्रोडक्शन करने के लिए आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, फिर कुछ नया आपको निकालना पड़ेगा। तो मेरे ऊपर प्रेशर था, प्रोफेसर ने कहा कि जो है आप जो है आप अब चैप्टर लिखिए और डिसर्टेशन के ऊपर काम करिए। तो फिर मुझे जो है ट्रैवल करना पड़ा, मैं क्योंकि मेरा हिस्ट्री टॉपिक था, एनवायरमेंटल हिस्ट्री में मैं रिसर्च कर रहा था। तो हिस्ट्री से में रिसर्च कैसे की जाती है ये भी उस समय एक्सपीरियंस हुआ। तो डॉक्यूमेंट्स, जो पुराने डॉक्यूमेंट्स अंग्रेजों के काल के, उनके समय जो है कैसे उनका संयोजन होता था, उनसे जो है आप स्टोरी निकालते हैं, कंपाइलेशन करते हैं। मैं पार्लियामेंट लाइब्रेरी गया, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी गया, फिर जो है दिल्ली में जितनी भी लाइब्रेरी है, नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी है, नेशनल आर्काइव्स है, यहाँ पर मैंने सब जो है डॉक्यूमेंट अपनी रिसर्च के लिए खंगाले और पता चला कि हिस्ट्री लिखने के लिए कितना आपको मेहनत करनी पड़ती है और कैसे रिसर्च की जाती है। और रिसर्च ने ये बताया कि जो है कैसे क्वालिटी मटेरियल को आप जो है उसको क्वालिटी मटेरियल कैसे आपको शॉर्टलिस्ट करना है, कैसे उसको आप जज कैसे करेंगे कि बायसनेस है कि नहीं है, किस चीज़ में फैक्ट्स कैसे जांच सकते हैं। तो ये चीज़ जो है आगे तैयारी में काम आई कि कोई भी स्टडी मटेरियल अगर तैयारी में आप प्रयोग करें किसी भी कंपटीशन एग्जाम की या एकेडमिक फील्ड में भी, तो क्वालिटी मटेरियल को कैसे आपको जज करना है। तो रिसर्च फील्ड में जाते हुए, क्योंकि बार बार जो है आपका वाइवा होता था, प्रेजेंटेशन होता था, तो उस समय जो है स्किल डेवलप हुई जो मीडियम की थी। तो मीडियम जैसे चेंज हुआ था, तो इंग्लिश में कैसे आपको जो है प्रेजेंटेशन देना है और इंटरव्यू में कैसे आपको जो है क्वेश्चन फेस करने हैं। तो ये रिसर्च का वो एक तरह से एक मुझे आगे के लिए प्रिपेयर कर रहा था कि कैसे आप जो है उसमें पर्सनालिटी में आपके थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो। तो वहाँ से बोलने की थोड़ी सी कला का संवर्धन हुआ रिसर्च फील्ड में। और उसके बाद जो है 2016 में जब मेरी कंप्लीट हो गई एमफिल, तो अब मेरे सामने ये था कि जो है अब रिसर्च या तो रिसर्च फील्ड छोड़ छोड़ दिया जाए, क्योंकि जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जाने का जो है समय जो है निकल रहा था। और उस समय मैंने डिसाइड किया कि अब जो है पीएचडी ना करके जो है अब
एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ तैयारी की जाए।